अध्याय 14 एक अर्ध मार्शल कलाकार की ताकत। रक्त पौधे का असर बहुत अच्छा है। झाओ फैन को अविश्वसनीय लगा। उसने पहले सोचा था कि 200 साल पुराने रक्त पौधे की मदद से भी उसे सफलता पाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। झाओ फैंग ने सोचा कि यदि सभी का प्रभाव एक जैसा होगा तो चौथे या उससे ऊपर के स्तर के साधकों का कोई मूल्य नहीं होगा। जल्द ही उन्हें कारण पता चल गया। पहली बात, उसने पहले कभी कोई जड़ी बूटी नहीं ली थी, इसलिए वह उसे अच्छी तरह अवशोषित कर सकता था। दूसरी बात, वायु प्रक्षेपण श्वास तकनीक तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे झाओ फैन की शक्ति दूसरे स्तर पर रहते हुए भी तीसरे स्तर पर पहुंच गई। तीसरी बात, झाओ फैंग ने महसूस किया कि बाईं आंख के साथ विलय के बाद उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। झाओ फैंग को जैसे ही एहसास हुआ कि झाओ संप्रदाय के कई लोग उसकी उम्र में ही तीसरे दर्जे पर पहुंच चुके हैं, वह शांत हो गया। उसे सिर्फ प्रतिभाशाली ही माना जा सकता था, प्रतिभाशाली नहीं। उदाहरण के लिए झाओ युफेई को लें, वह 2 महीने पहले तीसरे रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी और उसने पहले ही आंतरिक शक्ति लगभग सीख ली थी, जिसका मतलब था कि उसके पास एक अर्ध मार्शल कलाकार की ताकत थी। मैं शायद शिन फेई और झाओ येजियन के बराबर हूं। हालांकि मुझे उनके खिलाफ जीतने का भरोसा नहीं है। आखिरकार शिन फेई और झाओ येजियन ने उच्च स्तर की मार्शल आर्ट कौशल सीखे थे और कम से कम उन्हें निम्न स्तर तक प्रशिक्षित किया था। अगले 2 दिनों तक झाओ फैंग ने अपनी साधना को सुदृढ़ किया। जब वह वायु प्रक्षेपण श्वास तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था तो उसने महसूस किया कि एक धीमी गुनगुनाहट सी आ रही है। झाओ फैंग ने अपनी बाईं आंख उठाई और देखा कि उसके रक्त और त्वचा के बीच एक हल्की हरी और लाल चमक बन रही है। वायु प्रवेश तकनीक तीसरे स्तर के शिखर के निकट पहुंच रही है। मेरी शक्ति झाओ युफेई या शिनफेई से जरा भी कम नहीं है, जिनमें लगभग मार्शल आर्टिस्ट जैसी शक्ति है। एक बार जब वायु प्रहार श्वास तकनीक तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच जाएगी तो उसे आंतरिक शक्ति को समझने का मौका मिलेगा। इस चरण तक पहुंचने के लिए ज्यादातर को अर्धचरणीय मार्शल कलाकार होना पड़ा। यहां तक कि ज्यादातर शीर्ष तीसरे रैंक वाले भी ऐसा नहीं कर पाए। अपनी नींव मजबूत करने के बाद झाओ फैंग सराय छोड़कर झाओ संप्रदाय की ओर चल पड़ा। बाकी 2 रक्त पौधों के बारे में उसने उन्हें जल्द इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं बनाई थी। जैसे ही झाओ फैंग सराय से बाहर निकला, फटे कपड़े पहने एक भिखारी मुड़ा और उससे ज्यादा दूर नहीं भागा। मास्टर शिन, वह बाहर आ गया है। भिखारी एक रेस्तरां में पहुंचा और चांदी के कपड़े पहने एक युवक को सूचना दी। ठीक है, ये रही आपकी वादा की गई चांदी। युवक के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। डॉट 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 डॉट। जैसे ही झाओ फैंग एक गली में मुड़ा, उसने पीछे से कदमों की गड़गड़ाहट सुनी। टेंग सू सू। 2 या 3 परछाइयां दीवार के ऊपर से आईं और पीछे से उसका पीछा करने लगी। वहां कौन है? झाओ फैंग तुरंत घूम गया। बच्चे, 10,000 चांदी छोड़ दो, हम तुम्हें जाने देंगे। शिन परिवार के 3 शिष्यों ने झाओ फैंग को घेरते हुए कहा। बात करने वाला चांदी वाला युवक था, शिन गैंग। झाओ फैंग ने तुरंत युवक को पहचान लिया। उसके सामने के तीनों शिष्य तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे और शिन गैंग तीसरे स्थान के शिखर पर पहुंच गया था। 10,000 चांदी, सिर्फ तुम 3, झाओ फैंग ने उदासीनता से कहा और सीधा खड़ा हो गया। उसने सन फेदर सिटी में लगभग 10,000 चांदी खर्च कर दी थी और अभी भी 10,000 बाकी थे। जाहिर है इन लोगों ने सारा पैसा अपने नाम करने की योजना बनाई थी। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा घमंड मत करना। पिछली बार मैं घायल हो गया था, इसलिए तुम जीत गए। आज हम स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में हुई हार का बदला लेंगे। उस दिन आपने बाघ की कीमत का 60% ले लिया था, जबकि हमारे संप्रदाय का एक व्यक्ति मर गया था। शिन के एक शिष्य की आंखों में लालच और अनिच्छा थी। ऐसी बकवास बंद करो। अगर कोई दुर्घटना हुई तो हम उसे तुरंत नीचे गिरा देंगे। बाईं ओर खड़े युवक ने झाओ फैंग की ओर लात मारते हुए कहा। तुरंत बाद बाकी दोनों ने भी ऐसा ही किया। हा, कचरे का ढेर। झाओ फैंग हंसा और जमीन से 7 मीटर ऊपर उछलकर एक हवेली की दीवार के ऊपर जा गिरा। उन्होंने 3 उन्मत्त हमलों को आसानी से चकमा दे दिया था। उसे भागने मत दो। शिन गैंग दहाड़ा और झाओ फैंग की ओर छलांग लगाने वाला पहला व्यक्ति था। भागो। झाओ फैंग ने शिन गैंग की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा, क्योंकि उसने तुरंत हवा में सांस लेने की तकनीक और हल्के से तैरने वाली नौक का उपयोग किया, जिससे हवा में एक छवि पीछे छूट गई। अच्छा नहीं है। शिन गैंग को अपनी ओर से असहनीय दबाव महसूस हुआ। पाह। शिन गैंग, जो हवा में था, बड़ी मुश्किल से एक मुक्का रोकने में कामयाब रहा। वाह। यद्यपि उसने उसे रोक दिया, फिर भी बल प्रयोग के कारण वह पत्थर की दीवार से टकरा गया, जिससे उसकी खांसी से खून निकलने लगा।
इस लड़के की ताकत शायद लगभग चौथे दर्जे तक पहुंच गई है। मैं तो इसका एक वार भी नहीं झेल सकता। शिन गैंग की आंखें काली पड़ गईं और उसने तुरंत अपने साथियों को चेतावनी दी, शिन यू, शिन चेन, सावधान। हालांकि चेतावनी पूरी होने से पहले ही उसके बाएं से चीख की आवाज आए, आह, भागो। आखिरी शिन शिष्य बुरी तरह डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह बच पाता, पीछे से सीटी की आवाज आए, पेह। उसने महसूस किया कि हमले को देखने से पहले ही उसकी आंखें काली हो गईं। गति के संदर्भ में झाओ फैंग ने एक उच्च रैंक मार्शल आर्ट कौशल सीखा था और जब इसका उपयोग किया जाता था तो उसकी तुलना चौथे रैंक के मार्शल कलाकारों से की जा सकती थी। मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया तो। झाओ फैंग ने शिन गैंग को ठंडेपन से देखा और फिर एक पक्षी की तरह उड़ गया। क्या अविश्वसनीय ताकत और गति है, शिन गैंग के बगल में बैठे युवक ने चकित होकर कहा। ये झाओ फैंग अभी तीसरे रैंक पर पहुंचा है और पहले से ही एक अर्ध मार्शल कलाकार की ताकत रखता है। झाओ फैंग की ताकत की तुलना अभी शिन फेई से की जा सकती है। शिन गैंग और कंपनी को खत्म करने के बाद झाओ फैंग झाओ संप्रदाय में लौट आया। कुछ शिष्य जो झाओ फैंग से परिचित थे उनकी साधना से आश्चर्यचकित थे। झाओ फैंग मार्शल पथ की तीसरी रैंक पर कब पहुंचे? वे सभी जानते थे कि झाओ फैंग की ताकत 20 दिन पहले ही पहली रैंक पर थी। मैंने सुना है कि झाओ फैंग और कुछ शिन परिवार के शिष्यों ने कल एक हरे सिर वाले बाघ राजा को मार डाला और फिर उसने लूट का आधा से अधिक हिस्सा चुरा लिया। एक अच्छी तरह से जानकार झाओ शिष्य ने कहा। एक जानलेवा जानवर की कीमत लगभग 20 से 30 हजार चांदी होती है। इस बच्चे ने जरूर कोई बहुत महंगी जड़ी बूटी खरीदी होगी जिससे उसकी खेती बढ़ गई होगी। अपनी साधना बढ़ाने के लिए बाहरी सहायता लेने में क्या आश्चर्यजनक बात है। ऐसे लोगों की शक्ति आमतौर पर कम होती है। ... ये सभी शिष्य या तो ईर्ष्यालु थे या तिरस्कारपूर्ण। झाओ फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि सूचना इतनी जल्दी संप्रदाय तक पहुंच जाएगी। इन लोगों की परवाह किए बिना झाओ फैंग सीधे आगे बढ़ गया। जल्द ही वह घर पहुंच गया। उन्होंने पहली बार अपनी माँ झाओ शी को कपड़े सिलते हुए देखा। पिताजी, माताजी, यह 1000 चांदी है। झाओ फैंग कमरे के अंदर गया और चांदी का एक ढेर निकाला। 1000 चांदी। झाओ शे ने नोट उठाते हुए देखा। इतना पैसा कैसे आया? झाओ तियानयांग ने आश्चर्य से कहा। जब उसने देखा कि उसके बेटे की साधना तीसरे दर्जे पर पहुंच गई है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। यह ऐसे हुआ। झाओ फैंग ने फिर उन्हें आकाश बादल वन में घटी एक सरल कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद झाओ तियानयांग और झाओ शी के मन में उत्साह के साथ साथ कुछ सवाल भी उठे। आखिरकार झाओ फैंग का प्रदर्शन पहले इतना शानदार नहीं था। फिर भी माता पिता होने के नाते वे अपने बच्चों को जरूर सफल देखना चाहते थे। झाओ फैंग अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ गया और जर्जर कमरे का जायजा लेते हुए बोला, पारिवारिक कुश्ती प्रतियोगिता में अभी 1 महीना बाकी है। अगर मैं आंतरिक शिष्य बन जाऊं तो मेरे माता पिता का दर्जा और व्यवहार थोड़ा ऊंचा हो जाना चाहिए। आंखें बंद करते ही झाओ फैंग की चेतना उसकी बाईं आंख के अंदर के घने काले आयाम में प्रवेश कर गई। वह धुंधला हरा घेरा 3 फीट तक फैला हुआ था। जब झाओ फैंग पहली पंक्ति पर थे तो हरे रंग की अंगूठी की लंबाई 1 फुट थी और जब उनकी साधना दूसरी पंक्ति पर पहुंची तो ये 2 फुट हो गई। अब जब वे तीसरी पंक्ति पर पहुंचे तो ये 3 फुट हो गई। जैसे जैसे हरा घेरा बढ़ता गया झाओ फैंग ने पाया कि उसकी बाईं आंख की शक्ति बढ़ गई है। वह 10 मील के दायरे में हर वस्तु को बारीकी से देख सकता था। उसकी मानसिक ऊर्जा और प्रतिक्रिया की गति भी काफी बढ़ गई थी। यहां तक सोचते हुए झाओ फैंग ने एक बार फिर हल्के से तैरते फेरी को समझना शुरू कर दिया। जल्द ही लाइटली फ्लोटिंग फेरी के बारे में अनसुलझे तथ्य कम होते चले गए। 1/3 बचा, 1/4 बचा, 1/5वां हिस्सा बचा। रात जैसे ही झाओ फैंग